हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा, हमने लास्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट किया है इंश्योरेंस एंड इंट्रोडक्शन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। बेटा देखो, इंश्योरेंस जो है वो क्या है? इंश्योरेंस अगर सिंपल शब्द में बोलूं मैं यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में, तो ये क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर यानी कि इंश्योरेंस करने वाला एंड इंश्योर्ड यानी कि जिसका इंश्योरेंस हो रहा है, उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। और आप उसको वैलिड तभी बोल सकते हो अगर उसके अंदर जो फीचर्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि एग्रीमेंट, एक्सेप्टेंस, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कंसेंट ऑफ पार्टीज। ये फीचर्स तो उसके अंदर या ये चीज़ें तो होनी ज़रूरी हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहली बात एक एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरी बात उस एग्रीमेंट का एक्सेप्टेंस होना चाहिए, एक्सेप्टेंस के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो पार्टीज, उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कर सकें। तीसरी बात कंसेंट ऑफ पार्टीज यानी कि जो भी पार्टीज यानी कि इंश्योरर और इंश्योर्ड, इन दोनों की कंसेंट होनी भी जरूरी है। सहमति से ये काम किया जाता है, ठीक है। हर कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ये चीजें तो जरूरी होती हैं। कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं? एक जरूरी होता है एग्रीमेंट, दूसरी जरूरी होती है वहां पे कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, तीसरी बात कंसेंट ऑफ पार्टीज और चौथी बात एक्सेप्टेंस। ये चार चीजें तो होनी जरूरी हैं अगर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो तो। लेकिन इंश्योरेंस में इन फीचर्स के अलावा या इन बातों के अलावा कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट को अफेक्ट करते हैं। आज हम उन प्रिंसिपल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है, पहला प्रिंसिपल कौन सा हमारा? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, इसका मतलब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब होता है, अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब है अटूट विश्वास। मतलब इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, जो इंश्योरर है और जो इंश्योर्ड है, मस्ट डिस्क्लोज द फैक्ट्स रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट या इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कहने का यह है कि इंश्योरर और इंश्योर्ड जो भी बातें ऐसी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट से यानी कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हैं, वो सारी की सारी बातें वो आपस में डिस्क्लोज करें। तो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ क्या बोलता है कि दोनों की दोनों पार्टीज जब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कर रही होंगी उस टाइम पे जो बातें भी ऐसी हैं जो कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को अफेक्ट कर सकती हैं यानी कि उसको प्रभावित कर सकती हैं, वो सारी की सारी बातें आपस में डिस्क्लोज करेंगे। ये इस प्रिंसिपल का मीनिंग है, ठीक है बेटा। सेकंड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जिस चीज का भी, किसी भी चीज का अगर आप इंश्योरेंस करवा रहे हो या किसी पर्सन का आप इंश्योरेंस करवा रहे हो, मैंने आपको बताया था दो तरीके के इंश्योरेंस होते हैं। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो किसी भी पर्सन की लाइफ का होता है, और जो जनरल इंश्योरेंस है उसके अंदर काफी सारे इंश्योरेंस आ जाते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस फॉर थेफ्ट, इंश्योरेंस फॉर फायर इंश्योरेंस उसको हम बोलते हैं, या फिर मरीन इंश्योरेंस, या और भी काफी तरीके के इंश्योरेंस आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या है वहां पे कि जिस चीज का, बात को ध्यान से सुने, जिस चीज का
मतलब यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं किसी चीज का इंश्योरेंस करवा रहा हूं तो उसके उस पर्टिकुलर चीज को नुकसान होने से, उस पर्टिकुलर चीज को नुकसान होने से मेरे को भी नुकसान हो रहा है। मतलब कि अगर मैं अपनी कार का इंश्योरेंस करवाता हूं तो मेरी कार को कुछ भी होगा तो उससे मेरे को भी नुकसान होगा। मेरी कार को आग लगेगी, मेरी कार को चोरी हो जाएगी तो उससे मेरे को भी क्या होगा, नुकसान होगा। तो उसको बोलते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट। मतलब जिस चीज का आप इंश्योरेंस करवा रहे हो उसको नुकसान होने से आपको भी नुकसान होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब आपका उसके अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब आपका उसके अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। तो जब भी आप इंश्योरेंस करवाने जाते हो तो वहां पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है, तभी आप इंश्योरेंस करवा सकते हो। क्योंकि अगर जिस चीज का आप इंश्योरेंस करवा रहे हो उसका नुकसान होगा तो इंश्योरेंस कंपनी आपको उस लॉस को पे करेगी, ठीक है। लेकिन ये बात चल रही थी जनरल इंश्योरेंस की। बात करते हैं एक और कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब कब होना चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब कब होना चाहिए? दो टाइम पे होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ टेकिंग इंश्योरेंस, एट द टाइम ऑफ टेकिंग इंश्योरेंस, जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो तब भी आपका उसके अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। और दूसरी बात, एट द टाइम ऑफ लॉस, एट द टाइम ऑफ लॉस, एट द टाइम ऑफ लॉस, दोनों टाइम पे आपका कौन से उसमें होना चाहिए? अगर आपने जनरल इंश्योरेंस करवाया है तो दोनों टाइम पे आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। जैसे मान लो मैंने एक कार खरीदी, कार खरीद के उसका इंश्योरेंस करवा दिया, तो जब तक वो कार मेरी है उसको दिक्कत होगी तो मेरे को दिक्कत है वहां पे, उससे मेरे को भी नुकसान होगा। तो इसका मतलब मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है जिस टाइम मैं पॉलिसी ले रहा हूं। लेकिन 3 महीने के बाद मैंने वो गाड़ी बेच दी, 3 महीने के बाद वो गाड़ी मैंने बेच दी। अब बेचने पे क्या हुआ? बेचने के बाद जिसको मैंने बेची उस गाड़ी में आग लग गई। क्या हो गया? उस गाड़ी में आग लग गई बेचने के बाद। तो बेटा जिस टाइम पे मैंने इंश्योरेंस करवाया था उस टाइम पे वो गाड़ी मेरी थी, उस टाइम पे वो गाड़ी मेरी थी तो मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट वहां पे था जब मैं पॉलिसी ले रहा था। लेकिन जिस टाइम पे आग लगी उस टाइम पे मेरा उसमें कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैं गाड़ी बेच चुका था, क्योंकि मैं गाड़ी बेच चुका था इसलिए मेरा कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं था वहां पे। तो उस केस के अंदर आपको क्लेम नहीं मिलेगा, उस केस के अंदर आपको क्लेम नहीं मिलेगा। हाँ, अगर मैंने गाड़ी भी मेरी है पॉलिसी लेते टाइम, जब उसका लॉस हुआ उस टाइम भी वो गाड़ी मेरी ही होती, मैंने सेल ना करी होती, तो उस केस के अंदर मेरे को इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता, उस टाइम पे इंश्योरेंस क्लेम मेरे को मिल जाता। वहीं पे अगर आप लेते हो लाइफ पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस करवाते हो किसी का, जैसे कि हस्बैंड ने इंश्योरेंस करा दिया अपनी वाइफ का, हस्बैंड ने इंश्योरेंस करा दिया अपनी वाइफ का, क्योंकि हस्बैंड का उसकी वाइफ की लाइफ में इंटरेस्ट है, उसने इंश्योरेंस करा दिया। 3 साल के बाद, इंश्योरेंस करवाने के 3 साल बाद दोनों का डिवोर्स हो जाता है, दोनों का डिवोर्स हो गया, दोनों का तलाक हो गया, अलग अलग हो गए, तो क्या इस टाइम पे क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो बेटा लाइफ पॉलिसी के अंदर सिर्फ जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो, जिस टाइम आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो सिर्फ उस टाइम आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। लेकिन जिस टाइम पे आपकी जनरल इंश्योरेंस की बात आती है तो वहां दोनों टाइम पे आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। लाइफ इंश्योरेंस के केस में सिर्फ जब इंश्योरेंस लो तब आपको इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, बाद में चाहे आपका डिवोर्स हो चाहे कुछ भी हो, उस केस के अंदर जो इंश्योरेंस का अमाउंट है वो आपको मिलेगा। अगर आपकी वाइफ की जिससे अब आपका डिवोर्स हो चुका है उसकी डेथ हो जाती है तो। क्लियर? नेक्स्ट वन इज सेकंड के बाद अब हम आ जाएंगे थर्ड प्रिंसिपल पे। सो थर्ड प्रिंसिपल जो है हमारा वो है प्रिंसिपल ऑफ
इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब क्या है? इंश्योरेंस इज नॉट, या मैं आपको ऐसे बोल सकता हूं, इंश्योरेंस इज नॉट टेकन फॉर मेकिंग प्रॉफिट। इंश्योरेंस कैन नॉट बी टेकन, या यहां पे ऐसे लिख देते हैं, इंश्योरेंस सिंपल लाइन में, इंश्योरेंस कैन नॉट बी टेकन, कैन नॉट बी टेकन, कैन नॉट बी टेकन फॉर मेकिंग प्रॉफिट्स, फॉर मेकिंग प्रॉफिट्स। इस बात का क्या मतलब है? इंडेमनिटी का मतलब यही है, इंडेमनिटी का मतलब सिंपल सा यही है, इंश्योरेंस कैन नॉट बी टेकन फॉर मेकिंग प्रॉफिट्स। मतलब ये है कि मेरा एक स्टॉक है, मेरा एक स्टॉक है 50,000 रुपए का। कितने का स्टॉक है? 50,000 रुपए का। इंश्योरेंस करवा लिया मैंने इसका, इंश्योरेंस करा लिया मैंने इसका 70,000 रुपए का। कितने का इंश्योरेंस करा लिया? 70 का। स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 50,000। इंश्योरेंस कितने का करवाया? 70,000। तो अब आपके माइंड में चल रहा होगा, सर आग लग गई या चोरी हो गई तो उस केस में मेरे को 70,000 मिलेंगे, क्योंकि मैंने इंश्योरेंस कितने का कराया? 70,000 का। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब यही है कि आप इंश्योरेंस को प्रॉफिट कमाने के लिए यूज नहीं कर सकते। आप इंश्योरेंस पॉलिसी से प्रॉफिट नहीं कमा सकते। आपका जितना लॉस हुआ है, जितना लॉस हुआ है, आप उसको सिर्फ कवर कर सकते हो। अगर आग लगी, 50,000 रुपए का स्टॉक जल गया, चाहे आपने 70 का इंश्योरेंस करा रखा है, आपको क्लेम कितना मिलेगा वहां पे? 50,000 रुपए। कितना क्लेम मिलेगा? 50,000 रुपए। इसका मतलब क्या है वहां पे? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब इंश्योरेंस कैन नॉट बी टेकन फॉर मेकिंग प्रॉफिट्स। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ मूव करते हैं। बेटा स्पीड मेरी कोई फास्ट नहीं है, मैं बड़े आराम से आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूं। अगर ध्यान से सुनोगे तो सब कुछ क्लियर होगा। मैंने सिर्फ इतनी सी बात बोली है कि इंडेमनिटी का मतलब यह है कि इंश्योरेंस पॉलिसी से आप कभी भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। फोर्थ प्रिंसिपल जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ वारंटी। प्रिंसिपल ऑफ वारंटी, प्रिंसिपल ऑफ वारंटी का मतलब यह है कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, टर्म्स एंड कंडीशंस which are to be fulfilled by the insured, are termed as warranties। वारंटी का मतलब क्या है वहां पे? वारंटी का मतलब कुछ टर्म और कंडीशन है जो कि किसको पूरा करनी है? इंश्योर्ड को। मतलब जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है, जो अपना इंश्योरेंस करवा रहा है, अपने किसी सामान का इंश्योरेंस करवा रहा है, उसको क्या करना पड़ेगा? कुछ टर्म या जो कुछ कंडीशन यानी कि कुछ नियम और कुछ शर्तें उसको माननी पड़ेंगी, उसको पूरी करनी पड़ेगी। उन्हीं नियम और शर्तों को यानी कि उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं? वारंटी। प्रिंसिपल ऑफ वारंटी। दो तरीके की वारंटीज होती हैं, एक होती है एक्सप्रेस्ड, एक होती है एम्प्लॉयड। एक होती है एक्सप्रेस्ड और एक होती है एम्प्लॉयड। वारंटी के टाइप जो हैं, वारंटी के टाइप जो हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है एक्सप्रेस्ड और एक होती है एम्प्लॉयड। एक्सप्रेस्ड विच इज एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस कौन सी हो गई? जो आपको एक्सप्रेस करी गई है, विच इज एक्सप्रेस्ड, विच इज एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स, एक्सप्रेस बाय वर्ड्स और सिंबल्स। ऐसी वारंटी, ऐसी नियम और शर्तें यानी कि ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन जो कि आपको एक्सप्रेस की गई हैं, बताई गई हैं, कैसे? वर्ड से या सिंबल से। उनको हम कौन सी वारंटीज बोलते हैं? एक्सप्रेस वारंटी। उसको कौन सी वारंटी बोलते हैं? एक्सप्रेस वारंटी। जो कि लिखित में मिल रही है आपको, जो रिटर्न में मिल रही है, उसको हम कौन सी वारंटी बोलते हैं? एक्सप्रेस वारंटी।
इम्प्लाइड वारंटी कौन सी होती है? विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स। ऐसे नियम और शर्तें जो कि आपको एक्सप्रेस नहीं की गई पॉलिसी के अंदर। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, अगर आपको बोला जाता है कि आप मरीन इंश्योरेंस करा लो, यानी कि शिप का मरीन इंश्योरेंस करा लो, समुंदर के रास्ते से सी एरिया से सी रूट से आपका क्या है, सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, पानी से समुंदर से आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, आपने मरीन इंश्योरेंस करा लिया। मरीन इंश्योरेंस करा लिया तो उसमें वहां पे एम्प्लॉयड वारंटीज क्या हो जाएंगी कि जो आपको माननी पड़ेंगी, वो बताएगा नहीं आपको कोई भी। कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अगर आप वहां जाना चाहते हो तो आप उसी रूट को अडॉप्ट करोगे जो सब लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, आप कोई नया रास्ता नहीं चुनोगे। अब मान लो मेरे को पता है कि मैं रोड से जाऊं तो मैं सेफली पहुंच जाऊंगा, और मैं अंदर गलियों में से जा रहा हूं, वहां पे नुकसान होने की उम्मीद पूरी है, तो उस केस के अंदर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयड वारंटीज कौन सी हो गई? जो एक्सप्रेस नहीं की जाती, जो उस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, उनको कौन सी वारंटी बोल देते हैं? एम्प्लॉयड वारंटीज। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया ना कि सब लोग, अगर मेरी बात सुनो, अगर आप इंडिया से जा रहे हो अमेरिका, इंडिया से जा रहे हो अमेरिका, ये आपका सी का रास्ता है, सब लोग यही रास्ता ले रहे हैं, सब लोग यही रास्ता ले रहे हैं, आप इस रास्ते से जा रहे हो, आप कहां से जा रहे हो? डिफरेंट वे से, डिफरेंट रूट से जा रहे हो, आप गलत रास्ते से जा रहे हो, तो ये एम्प्लॉयड वारंटी है कि आपको वही रास्ता सिलेक्ट करना है जिससे सब लोग जाते हैं। अगर आप कोई डिफरेंट रूट सिलेक्ट कर लेते हो तो उस केस के अंदर आपको इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। ये कौन सी वारंटी हो जाती है? एम्प्लॉयड वारंटी। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल जो आपका है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन only applicable in case of जनरल इंश्योरेंस। सिर्फ और सिर्फ जनरल इंश्योरेंस के ऊपर ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अब मैं कंट्रीब्यूशन का मतलब समझा देता हूं। कंट्री का मतलब आपको पता है वहां पे कंट्रीब्यूशन क्या होता है। अब जैसे मान लो एक पर्सन है वहां पे ए, एक पर्सन है ए, उसने, इसकी एक बाइक है, क्या है? बाइक है। बाइक की वैल्यू कितने की है? 50,000 रुपए की। कितने की वैल्यू है? 50,000 रुपए की। तो इस बंदे ने क्या किया है? इस बंदे ने 50,000 रुपए का इंश्योरेंस लिया। कितने का इंश्योरेंस लिया है? 50,000 रुपए का इंश्योरेंस, लेकिन अलग अलग कंपनी से लिया। इसने एक्स कंपनी से लिया, एक्स इंश्योरेंस कंपनी है, एक वाई इंश्योरेंस कंपनी है और एक जेड इंश्योरेंस कंपनी है। तो इसने एक से तो ले लिया 10,000 रुपए का इंश्योरेंस, एक से ले लिया 20,000 रुपए का और एक से ले लिया 20,000 रुपए का। तीनों से अलग अलग इंश्योरेंस ले लिया, तीनों से अलग अलग इंश्योरेंस ले लिया। एक से 10,000 का, एक से 20,000 का, एक से 20,000 का। यहां पे बाइक का एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया? बाइक का एक्सीडेंट हो गया और बाइक पे लॉस हुआ उसको 25,000 रुपए का। लॉस कितने का हुआ? 25,000 रुपए का। तो अब ऐसा नहीं है कि ये 10,000 दे के आएगा, ये 20,000 दे के आएगा, ये 20,000 दे के आएगा। सारी कंपनीज अलग अलग पैसे नहीं दे के आएंगी इसको। मैंने आपको बोला है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब ये है कि इंश्योरेंस पॉलिसी को आप प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से नहीं ले सकते। अब इस बंदे ने समझदारी दिखाई, अलग अलग जगह से करवा लिया। अब क्या होगा? ये जो नुकसान हुआ है 25,000 का, ना ही पूरा एक्स देगा, ना ही पूरा वाई देगा, ना ही पूरा जेड देगा। ये क्या करेंगे? इसको एक रेशो में बांट लेंगे। रेशो में बांट लेंगे एक्स, वाई और जेड, तीनों कंपनीज।
रेशो क्या बनेगी, जितना इन्होंने इंश्योरेंस कराया उस पॉलिसी की रेशो बना देते हैं। तो इनकी अगर मैं रेशो बनाऊं तो इनकी रेशो की 1:2:2, यानी कि यहां पे रेशो अप्लाई हो जाएगी 1:2:2। इसका मतलब इस 25,000 के 5 पार्ट होंगे, एक पार्ट होगा 5,000 का, तो एक्स कंपनी इसको कितने पैसे देगी, 5,000 रुपए। वाई से इसने 20,000 का इंश्योरेंस कराया तो वो कितने पैसे देगी, 10,000। और जेड से भी इसने करवाया तो ये जेड भी कितना देगा इसको, 10,000। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन है, जिसके अंदर क्या है, तीनों कंपनीज मिलके इसको कंपनसेट करेंगी। तीनों कंपनीज मिलकर इसको यहां पे क्या करेंगी, कंपनसेट करेंगी। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। जब आप एक से ज्यादा कंपनी से इंश्योरेंस ले लेते हो, तो आप अगर जनरल इंश्योरेंस ले रहे हो तो उस केस में ऐसा होगा, लेकिन अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है, लाइफ इंश्योरेंस चाहे आप 50 कंपनियों से ले लो, आपकी डेथ पे सारी कंपनी जितना भी पैसा होगा वो सारा पे करके जाएंगी। सारा पैसा जितने के भी आपने इंश्योरेंस लिए हैं, मतलब अगर ये लाइफ इंश्योरेंस होता है तो ये 10 ये भी देके जाता है, ये भी देके जाता है और ये भी देके जाता है। लेकिन जनरल इंश्योरेंस है तो वहां पे कौन सा आ जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। क्लियर। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन में यह है कि जो कंपनीज हैं वो सारा लॉस जो है वो आपस में बांट लेती हैं पॉलिसी के हिसाब से। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल नंबर 6, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन ये कहता है कि अगर आपने एक प्रॉपर्टी इंश्योर, मैं आपको समझाता हूं पहले क्या है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। जैसे अगर मेरा एक घर है, ये एक हाउस है, ये मैंने क्या करवा लिया, इंश्योर्ड करा लिया। ये क्या करा लिया, इसका इंश्योरेंस करा लिया। कितने का इंश्योरेंस करा लिया, 50,000 रुपए का। कितने का इंश्योरेंस करा लिया, 50,000 रुपए का। यहां पे क्या हो गया, यहां पे आग लग गई। क्या लग गई, यहां पे आग लग गई, फायर लग गई, आग लग गई। आग लगने से पूरा का पूरा घर क्या हो गया, जल गया, पूरा घर जल गया। मैंने इंश्योरेंस कंपनी वालों को फोन किया, मैंने कहा जी मेरा तो घर जल गया सारा का सारा, क्या करूं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे हैं। वो लोग आए, उन्होंने आपको, ये मैं खड़ा था, मेरे को आके उन्होंने कितने पैसे दिए, 50,000 रुपए दिए, और कहते जी अब ये जो घर है ये हमारा हो गया, अब ये घर क्या हो गया, हमारा हो गया। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन ये बोलता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी को कोई डैमेज हो गया और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको उसका क्लेम दे दिया, घर जल गया, घर जलने के बाद आपको क्लेम भी मिल गया, तो अब उस प्रॉपर्टी के अंदर आपका कोई भी ओनरशिप या कोई भी राइट नहीं है। अब वो जो प्रॉपर्टी है वो किसकी हो गई है, इंश्योरेंस कंपनी की। ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। यानी कि अगर इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्लेम दे दिया है तो जो प्रॉपर्टी थी जिसका आपको क्लेम ऑलरेडी मिल चुका है, उस प्रॉपर्टी को आप रीयूज नहीं कर सकते। क्लियर। कहीं आप सोचो कि घर जल गया है तो इसमें से ईंटें बचा के मैं बेच दूं, तो अब आप ईंटें नहीं बेच सकते इसकी, क्योंकि ये घर किसका हो गया, अब इंश्योरेंस कंपनी का। क्लियर। इसके बाद लास्ट प्रिंसिपल है आपका, ये बड़ा ही ध्यान से समझना है आपको, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉसेस। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन का मतलब क्या है, यहां पे मिनिमाइजिंग द लॉसेस, मिनिमाइजिंग द लॉस। मतलब वो ये बोलते हैं, कहते हैं कि चाहे आपने इंश्योरेंस करा लिया है, चाहे आपने इंश्योरेंस करा लिया, अब जैसे मान लो मेरी बाइक का मैंने इंश्योरेंस करा लिया, ध्यान से समझना है आपने, मेरी बाइक का मैंने इंश्योरेंस करवा लिया, बाइक का इंश्योरेंस करवाया और मेरी बाइक में आग लग गई, मेरी बाइक में आग लग गई, तो अब मैं वहां आराम से खड़ा होकर देख रहा हूं कि बाइक तो जल रही है, इंश्योरेंस कंपनी मेरे को पैसा दे देगी, तो ऐसा नहीं करना आपको। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन क्या बोलता है कि अगर
आपकी प्रॉपर्टी चाहे इंश्योर्ड है, चाहे आपने उसका इंश्योरेंस कराया हुआ है, लेकिन उसको कोई डैमेज हो रहा है, तो आप उस टाइम पे उसके लॉस को मिनिमाइज करने का ट्राई करें। यानी कि अगर बाइक में आग लग गई है तो पहले आप आग बुझाने का ट्राई करें ताकि जो नुकसान है वो कम हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने इंश्योरेंस कराया तो अब सारा का सारा कौन बियर करेगा वहां पे, इंश्योरेंस कंपनी। आपको जो लॉस हो रहा है उसको मिनिमाइज करना होता है। ठीक है, लास्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ proximate cause। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कोज। प्रॉक्सिमेट कोज का मतलब एब्सोल्यूट कोज। अब क्या हुआ वहां पे, इसके अंदर क्या है बेटा, जैसे मान लो मैंने मेरी फैक्ट्री का थेफ्ट इंश्योरेंस, मेरी फैक्ट्री का मैंने क्या करवाया, फायर इंश्योरेंस करा लिया। क्या करा लिया मैंने अपनी फैक्ट्री का, फायर इंश्योरेंस। अब फायर इंश्योरेंस करा लिया मैंने वहां पे। फायर इंश्योरेंस कराने के बाद क्या हुआ, मेरी कंपनी के अंदर एक शॉर्ट सर्किट हुआ और मेरी कंपनी में आग लग गई। मेरी कंपनी में क्या हो गया, आग लग गई। उसके अंदर जो फैक्ट्री है, ये जो फैक्ट्री है जिसके अंदर आग लगी हुई है, इसके अंदर 2.5 लाख रुपए का क्या पड़ा हुआ है, 2.5 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है। जहां आग लगी है वहां पे कितने का स्टॉक पड़ा हुआ है, 2.5 लाख का। आग लगी हुई है, यहाँ पे क्या हुआ है, आग लगी हुई है। यहां पे आग लगी हुई, पीछे से आए कौन, चोर आ गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, थेफ्ट हो गई। यहाँ पे क्या हो गई, चोरी हो गई। और चोरी होने से 1.5 लाख रुपए का सामान तो वो क्या करके ले गए, उठा के ले गए। तो अब इंश्योरेंस कंपनी आपको 2.5 लाख रुपए का क्लेम नहीं देगी, वो आपको सिर्फ और सिर्फ किसका क्लेम देगी, 1 लाख रुपए का। क्यों, क्योंकि वहां पे जब चोरी हुई तो आपने इंश्योरेंस कराया हुआ है फायर का इंश्योरेंस। फायर का इंश्योरेंस कराने का मतलब यह है कि फायर से ही जो लॉस हो रहा है वो आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। बाकी लॉस जो आपका चोरी से हुआ वो आपको इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी। ये आपका है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। ये आपके प्रिंसिपल्स हैं, 8 प्रिंसिपल हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको बड़े ध्यान से पढ़ लेना आपने। जैसे आप पूरी क्लास देखते हैं, जैसे पूरा आप लेक्चर ओवर करते हैं, उसके बाद आप इसकी एक साथ अच्छे से रीडिंग ले लेंगे ताकि जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में स्टैब्लिश हो जाए। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।